नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपको इस वीडियो में प्रत्यय के बारे में समझाऊंगा। इस वीडियो में कक्षा 8 से लेकर कक्षा 10 तक की पाठ्य पुस्तकों में आने वाले प्रत्ययों को उदाहरण सहित समझाया गया है। प्रत्ययों को समझने के बाद जब हम अभ्यास कार्य करेंगे तो परीक्षा में निश्चित रूप से अच्छे अंक भी प्राप्त होंगे और हम संस्कृत से हिंदी अनुवाद और हिंदी से संस्कृत अनुवाद कर सकेंगे और उसमें यह प्रत्यय हमारा सहायक होगा, यह वीडियो हमारा सहायक होगा। पहला प्रत्यय देखेंगे हम तुमुन प्रत्यय। नाम से ही बड़ा अच्छा सा लग रहा है, तुमुन। तो देखिए इसके कहाँ प्रयोग किया जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है और किस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। क्रियार्थक क्रियावाचक शब्दों के, ये देखिए क्रियार्थक क्रियावाचक शब्द, थोड़ा शब्द कठिन है, इसको मैं अगले उसमें समझा रहा हूँ। क्रियार्थक क्रियावाचक शब्दों के उपपद में होने पर, उपपद में यानी पास में होने पर या पूर्व पद में होने पर धातु से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसको समझेंगे। क्रियार्थक क्रिया क्या होती है? जब एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए की जाती है तो उसे क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। तब दूसरी क्रिया की धातु में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी मैं आपको हिंदी भाषा में साधारण तरीके से समझाऊं, जैसे मुझे पढ़ने के लिए जाना है, तो जाना जो क्रिया है मेरी वो किसी दूसरी क्रिया के लिए हो रही है। किसने के लिए हो रही है? पढ़ने के लिए। तो मैं किसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करूंगा? पहले वाली क्रिया में। कौन सी में करूंगा? पहले वाली क्रिया में। कि मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं तो पहले वाली क्रिया में मैं तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करूंगा। काल कहते हैं, समय, वेला, ये जो तीनों ही शब्द हैं वो समय से संबंधित है। इन शब्दों के साथ भी हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। शक, मृज, ज्ञा तथा इच्छार्थक धातुओं में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आइए इसके कुछ और अर्थ देखते हैं। संस्कृत में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तुमुन प्रत्ययस्य प्रयोगः, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग मुख्य रूप से के लिए अस्मिन् अर्थे भवति, के लिए इस अर्थ में होता है। यानी यदि हमें कोई कारण बताना हो कि आप क्यों जा रहे हो, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कहाँ, इस तरह के जब के लिए बताते हैं तो अस्य प्रत्ययस्य तुम इति अवशिष्यते, इस प्रत्यय का तुम बच जाता है। अंत में क्या बच जाता है? तुम। और बाकी का क्या हो जाता है? अनुबंध लोप। योजक रूपेण यानी धातु को प्रत्यय से जोड़ने के लिए बीच में इट का आगम हो जाता है, इसी को इडागम कहते हैं। और उस इट आगम का भी ई बसता है। ई जो है कौन सी धातुओं के पहले आता है, कौन से धातुओं में नहीं आता है, ये सेट अनिट का विषय है और इसको समझने की हमें यहाँ आवश्यकता नहीं है। हम सामान्य प्रयोग के माध्यम से ही अभ्यास से कार्य करेंगे। देखिए पठ धातु है, यहाँ पर पहला जो उदाहरण है, पठ धातु में हमने तुमन प्रत्यय जोड़ा। तो देखिए पठ तुम बनना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, इनके बीच में इड आगम हो गया, यानी इट आ गया। तो इट का क्या बसता है? मैंने बताया था ई बसता है। तो पठ के ठ में, क्योंकि ठ हलंत है, ठ में ई जुड़ गया तो पठी बन गया। और तुम उनका तुम बच गया तो क्या बन गया? पठी तुम। ये दोबारा से मैं समझा देता हूँ। पठ धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर बीच में इट का आगम होता है, इट का ई बच जाता है, ई जो है ठ में जुड़ जाता है तो पठी बन जाता है। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है, इसीलिए यहाँ पर इन सबको जोड़ने पर बना है पठी तुम। अब आप अगला उदाहरण देखेंगे, गम जमा तुमुन। तो आप यहाँ बोलेंगे कि यहाँ पे तो ई तो नहीं है, अगर ई होता तो गमी तुम बनता। तो यहाँ इसको समझेंगे। गम धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर तुमुन का तुम शेष रहता है, क्योंकि यह धातु अनिट है, इसमें इट का आगम नहीं होगा, इसलिए ये बनेगा गम तुम। तो गम तुम बना तो आगे क्या है? तय वर्ग है। तो तय वर्ग के अनुसार क्या होता है कि जब भी कोई पांचवें अक्षर के बाद में कोई वर्ग का, जिस वर्ग का अक्षर होता है तो वह पांचवा अक्षर उसी वर्ग का हो जाता है। तो तय वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा होता है? न। इसीलिए मैं को यहाँ पे क्या बना दिया गया है? न। आगे भी इस जो है नियम को आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी पांचवें अक्षर के बाद जिस भी वर्ग का अक्षर होता है उसी वर्ग के
अक्षर में उसको तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं। तो यहाँ तय वर्ग का अंतिम अक्षर न होता है, इसलिए मैं को भी न में बदल दिया गया है और यहाँ पे बन गया गंतुम यानी जाने के लिए। पहले का अर्थ था पठितुम पढ़ने के लिए। अब देखिए चल तुमुन, ये पठितुम की तरह है। चलितुम ई आ गया चलने के लिए। पातुम पाने के लिए, पीने के लिए, सॉरी, पातुम पीने के लिए, ये इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, आसान है। स्थातुम, स्था जमा तुमुन, हस तुमुन, हसी तुम हंसने के लिए। जीतुम जेतुम, क्री तुमुन, क्रेतुम, त्यज दमा तुमुन, त्यक्तुम छोड़ने के लिए। हन जमा तुमुन, हंतुम मारने के लिए। अब इनको देखिए, आपकी ये 10 जो है उदाहरण मैंने आपको समझाया है। यहाँ पे 5-6 मैंने आपको अभ्यास कार्य के लिए दिए हैं। गण जमा तुमुन क्या बनेगा, ये आपने प्रैक्टिस करना है। धाव जमा तुमुन, गई जमा तुमुन, प्रच्छ जमा तुमुन, शी जमा तुमुन, खन जमा तुमुन। इन उदाहरणों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनको सही सही करने का प्रयास करेंगे। अगले प्रत्यय देखते हैं हम। ये स्त्री प्रत्यय है। आपको ध्यान होगा प्रत्यय जो है कृदंत होते हैं, तद्धित होते हैं और स्त्री प्रत्यय होते हैं। तो ये स्त्री प्रत्यय का एक प्रत्यय है। ङीप, इसको बोलते हैं ङीप प्रत्यय। तो इस प्रत्यय को जब लगाया जाता है तो ये स्त्रीवाचक पदों का निर्माण करता है। इस प्रत्यय का ई शेष रहता है, बड़ा ई। देखिए उदाहरण, कुमार में जब इस प्रत्यय को ङीप को लगाएंगे तो ई बच जाएगा तो कुमारी बन जाएगा। तरुण में जब गीप लगाएंगे तो तरुणी बन जाएगा। भवत में लगाएंगे तो भवती बन जाएगा। पचत में जब सत्री प्रत्यय होगा तो अन बच जाएगा, इसका पचन बन जाएगा और पचंती फिर इसका रूप बनेगा। श्रीमान श्रीमती, गतवान गतवती, कर्त्री कर्त्री, राजन का बनेगा राज्ञी। ये जो शब्दों का स्वरूप है, ये इनमें बहुत सारे सूत्र लगते हैं, लेकिन आपको चूंकि परीक्षा में सिर्फ प्रत्यय का ही ध्यान रखना है तो कुछ प्रत्ययों का आप अभ्यास आसानी से इसमें देख करके कर सकते हैं। नदट शब्द है तो इसको ङीप लगाएंगे तो नदी बन जाएगा। तादृश में ङीप लगाएंगे तो तादृशी बन जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इस ङीप प्रत्यय में आपको कोई समस्या होगी। इसमें ई की बड़ी मात्रा लगानी है और कुछ नहीं करना है। कुछ जगह आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कुमार शब्द है, इसमें ए कहाँ गया, तो ये जो है इनका लोप वगैरह हो जाता है या पूर्व रूप हो जाता है। तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि आपकी परीक्षा के स्तर का नहीं है। आप सिर्फ यही ध्यान रखिए कि बड़ा ई लग जाएगा तो कुमारी बन जाएगा। जहाँ पर ए नहीं है वहाँ पे डायरेक्ट लगा दीजिए, जहाँ ए है वहाँ ए को गायब करके ई लगाना है। अभ्यास कार्य के लिए आपको दे रखा है भगवान जमा ङीप, गम गीप, श्रेयस जमा ङीप, मलिन जमा ङीप, उत्स जमा गीप, सामाजिक जमा ङीप, त्रिलोक जमा गीप। त्रिलोक का तो आपको पता ही होगा क्या बनेगा, त्रिलोकी। पति का भी आपको पता होगा क्या बनेगा, पत्नी। अब यहाँ पे न कहाँ से आएगा, ये आपको रिसर्च का विषय है। पाप जमा ङीप, धनवान जमा ङीप। अगला प्रत्यय देखते हैं टाप प्रत्यय। बड़ा अच्छा प्रत्यय है टाप। ये अजादी गण में पठित शब्दों तथा अकारांत शब्दों से स्त्रीत्व विवक्षा में, यानी स्त्रीत्व स्त्री कहने, विवक्षा का मतलब था कहने अर्थ में, स्त्री अर्थ का बोध कराने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी पुल्लिंग शब्द है तो उसको स्त्रीलिंग बनाना है तो हम टाप का प्रयोग करेंगे। इस टाप प्रत्यय का जो है आ शेष रहता है, आ शेष रहेगा और आ उसमें अ में जुड़ जाता है। अकारांत शब्दों से लगता है तो बड़ा ही आसान है। अज जमा टाप, टाप का आ बच गया तो अजा बन जाएगा। एडक जमा टाप तो एडका बन जाएगा। वत्स जमा टाप तो वत्सा बन जाएगा। मंद जमा टाप मंदा बन जाएगा। अमूल जमा टाप अमूला बन जाएगा। कारक का कारिका बन जाएगा। आचार्य का आचार्या बन जाएगा। ज्येष्ठ का ज्येष्ठा बन जाएगा। शूद्र का शूद्रा बन जाएगा। सर्व का सर्विका बन जाएगा। इसके अभ्यास कार्य आप देखिए यहाँ पे, कनिष्ठ जमा टाप, मुंड जमा टाप, मूषक जमा टाप। कई जगह आपको बीच में ई भी लगाना है, ध्यान रख लेना, जैसे मूषिका बनेगा यहाँ पे, है ना, मूषका नहीं बनेगा। मध्यम जमा टाप, कोकिल जमा टाप, चटक जमा टाप, त्रिलोक जमा टाप,
अश्व जमा टाप, बाल जमा टाप, बाला बन जाएगा इसका। खट्व जमा टाप, खटवा बन जाएगा इसका। अब दो महत्वपूर्ण जो है प्रत्यय है, मैं आपको इनको समझाऊंगा। एक है सत्री प्रत्यय और दूसरा है सानच प्रत्यय। दोनों ही प्रत्यय जो है पैरेलल प्रयोग में लिए जाते हैं, इसलिए इनको एक साथ रखा गया है। अप्रथमांत यानी जिसमें प्रथमा नहीं हो। समानाधिकरण लटकों सत्री तथा सानच प्रत्यय होते हैं। धातु से परस्मैपदी धातुओं में सत्री तथा आत्मनेपदी धातुओं में सानच प्रत्यय होता है। ये आत्मनेपदी और परस्मैपदी धातु क्या होती है, इसको हम किसी अन्य टॉपिक में समझेंगे। क्रिया के चलते रहने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, यानी कोई कंटिन्यूअस वर्क अगर चल रहा है, जैसे कोई पढ़ते हुए गिर पड़ा, तो जब काम करते हुए कोई कंटिन्यूअस में वर्किंग कर रहा है तो उसमें इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किया जाएगा। सत्री प्रत्यय जो है परस्मैपदी धातुओं से होगा, सिंपल सा फॉर्मूला है, और सानच प्रत्यय जो है वो आत्मनेपदी धातुओं से होगा। इनके रूप जो है तीनों लिंगों में चलते हैं। अब हम देखेंगे इनके उदाहरण। पहले हम सानच के उदाहरण देख लेते हैं, फिर सत्री के देखेंगे। कंप के साथ सानच जोड़ेंगे तो इसका हमें क्या, एक्चुअली इसमें बसता क्या है, मान बसता है, और मान है विसर्ग भी लगाना होता है। तो तीनों लिंगों में बनते हैं तो अलग अलग बनेंगे। कंप मान है, जन का जायमान है, इक्ष का इक्ष्मान है, यत का यतमान है, दा का ददान है, रुद का रुंधान है, मृ का म्रियमाण है, मन का मन्यमान है, लभ का लभमान है, यज का यजमान है। ये आपके अभ्यास कार्य इधर दे रखे हैं, इनको आप करेंगे अभ्यास कार्य में। अब हम सत्री प्रत्यय के देखते हैं। गम को सत्री प्रत्यय से हम जोड़ेंगे तो गच्छन बनेगा, अन बसता है। इसका क्या शेष रहता है, अन। अत रहता है लेकिन वो रूप बदल जाते हैं, तो गच्छन बनेगा। वदन बनेगा, अद जमा सत्री अदन बनेगा। इश जमा सत्री इच्छन बनेगा। गण जमा सत्री गणियन बनेगा। पत जमा सत्री पतन बनेगा। चल का चलन बनेगा। भक्ष का भक्ष्यन बनेगा। धाव का धावन बनेगा। नम का नमन बनेगा। और ये अभ्यास कार्य हैं, आप जमा सत्री, कुप जमा सत्री, खन जमा सत्री, खाद जमा सत्री, जब जमा सत्री, रक्ष जमा सत्री, दृश जमा सत्री, जीव जमा सत्री, जब जमा सत्री, त्यज जमा सत्री। इनका आप अभ्यास कीजिए। इनके बाद 5 प्रत्यय और हैं जो आपके परीक्षा योग्य है या आपके पाठ्यक्रम में है, वो प्रत्ययों को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आप इन प्रत्ययों को अच्छे से तैयार कीजिए, अपनी कॉपी में लिखिए और इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए। अगर आप इनको 2 या 3 बार अच्छे से रट लोगे या प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी परीक्षा में आने वाले 5 नंबर 4 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे, यानी आप उनमें अच्छे से नंबर प्राप्त कर पाओगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।